वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। गुस्सा तो बहुत होंगे आप सभी, काफ़ी समय से स्टोरी नहीं आ रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, इस वजह से स्टोरीज अभी नहीं आ पा रही है। पर मैं पूरी तरह से भूला नहीं हूँ भाई, चैनल भी बंद नहीं हुआ है, बीच बीच में स्टोरीज आएंगी और जहाँ तक हुआ दिसंबर से फिर रेगुलर स्टोरीज आते रहेंगी। तो आप लोगों का मनोरंजन होता रहेगा थोड़ा कम कम। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब से हर स्टोरी में एक क्विज होगी। क्विज का क्वेश्चन स्टोरी के बीच में कहीं भी हो सकता है, इसलिए स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और जो लोग सही जवाब देंगे उनको मिलेगा फर्स्ट प्राइज 200 रुपये, सेकेंड प्राइज 100 रुपये और थर्ड प्राइज 50 रुपये का इनाम। करना क्या है, आपको पूरी स्टोरी सुननी है और क्वेश्चन को गेस करना है और फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। यहाँ पर कमेंट में ना लिखे, नहीं तो फिर सबको सही आंसर पता चल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें अपना आंसर भेजिए। जिसका आंसर पहले आएगा उनको इनाम दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा लोगों के आंसर सही हुए और पहले आए तो फिर लॉटरी के जरिए इनाम निकाला जाएगा। तो फिर देरी किस बात की, स्टोरी चालू करते हैं। फटाफट सुनिए स्टोरी और जल्दी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आंसर मैसेज करिए। और हाँ, ये सिर्फ यूट्यूब के दोस्तों के लिए है। अगर आप इसे फेसबुक पर या फिर स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो आपको मेरा फ़ोन नंबर नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको आना पड़ेगा यूट्यूब के मेरे चैनल रात के अंधेरे में भी। आज सवेरे से ही मौसम का हाल कुछ ठीक नहीं था। मन बार बार तारानाथ के घर जाने को कर रहा था। तभी विभूति महाशय भी छाता लेकर मेरे दरवाजे पर उपस्थित हो गए। पता नहीं ये बंदा मेरा मन कैसे पढ़ लेता है। देर किस बात की थी, पत्नी को विदा जताकर हम दोनों चल पड़े। पहले ट्राम से मॉट लेन तक पहुंचे, वहां से कुछ खाने पीने की चीजें और एक पासिंग शो सिगरेट लेकर चल पड़े थे तारानाथ के घर की ओर। बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा हुआ था। हम दोनों को बड़ी मुश्किल से कूदते फांदते तारानाथ के घर पहुंचना था। पहुंचकर देखा दरवाजा पहले से खुला हुआ था। ये आदमी भी पता नहीं कैसे हमारे आगमन को पहले से जान जाता है। हम उसकी बातों को नितांत कोरी गप और कल्पना करके ही मानते हैं, पर कुछ बातों में हमें विश्वास करना पड़ता है कि इनके पास कुछ न कुछ शक्ति अवश्य है। अपने चिर परिचित अंदाज में तख्त पोष में बैठे तारानाथ हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हमें देखते ही बोले, आओ आओ, आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा था तुम दोनों आओगे। इसमें अजीब बात क्या है तारानाथ, जब भी इस तरह का मौसम होता है हम तो चले ही आते हैं। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी तुम लोग नहीं भी आते हो भाई। अब छोड़िए तारानाथ, आप भी कहाँ विभूति से बहस कर रहे हैं। मुझसे बहस करने की जरूरत भी नहीं है आपको। आज तो मैं एक विशेष प्रश्न लेकर आपके पास पहुंचा हूं। अच्छा, किस तरह का प्रश्न भाई विभूति? उससे पहले आप ये जरा अंदर रखवा दीजिए। खाने पीने की चीजें हमने तारानाथ के हाथ में दे दी। हाँ, चारी को जरा चाय बनाने भी बोल आता हूं। कुछ देर बाद वो वापस लौटे। टेबल पर पासिंग शो का सिगरेट देखकर हुक्का एक तरफ रखकर एक सिगरेट निकालकर कश मारने लगे। इतने में विभूति बोल पड़ा, अच्छा तारानाथ, एक बात बताइए, ये जो पूजा पाठ वगैरह हम करते हैं, इसमें मंत्र से देवी देवताओं को बुलाकर मूर्ति में प्रतिस्थापित किया जाता है, तो क्या ये सच में होता है? और जब देवी देवता एक बार वहां आकर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, फिर वो मूर्ति से चले क्यों जाते हैं? और मूर्ति को विसर्जन का जो नियम है, ये सब मेरी समझ से कुछ परे है। तुम्हारी समझ से तो दुनिया का सब कुछ परे है भाई। और जहां तक बात है प्राण प्रतिष्ठा की, तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो
सिर्फ मूर्ति में ही नहीं अपितु किसी भी जीव जंतु यहाँ तक कि निर्जीव पेड़ पौधों में भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है मंत्र से जो देवी देवताओं को प्रतिस्थापित किया जाता है वो उस मूर्ति में होता है? मूर्ति में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा तो होती है उस कलसे में जो हमेशा प्राण प्रतिष्ठा की परिस्थिति में मूर्ति के सामने रखा रहता है। देवी या देवता जिसका भी आवाहन किया जाता है वो उस जल में आकर अवस्थित होते हैं और पूजा संपन्न होने के पश्चात जब उन्हें जाने का निमंत्रण देते हैं तो उस जल से वो चले जाते हैं। ऐसा क्यों? जल में ऊर्जा होती है ये तो तुम जानते ही हो, और जल में सबसे बड़ी गुण ये होता है कि वो किसी भी तरह की ऊर्जा को अपने में सोख सकता है। आजकल तुम लोग क्या करते हो? हाँ, अफर्मेशन भी तो एक तरह की ऊर्जा ही है जिसमें हम पानी को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं जिससे पानी की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। हाँ, ये तो मुझे पता है। जापान में तो शायद इस पर कोई बड़े प्रयोग भी हुए हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े प्रयोग हुए हैं। पानी को नेगेटिव अफर्मेशंस पॉजिटिव अफर्मेशन देकर जब उसे जमाया गया तो अलग अलग तरह की संरचना बनी और उसे देखोगे तो तुम सब आश्चर्यचकित हो जाओगे। परंतु सोचो, ये सब जापान में आज हो रहा है और हमारे भारत में आज से 5-6 हजार साल पहले ये सब हो चुका है। हमारा आध्यात्म ज्ञान कितना आगे है, परंतु हम अपने आध्यात्म ज्ञान पर शर्मिंदा होते हैं और विदेशियों के किए हुए प्रयोग पर बड़े खुशी से इतलाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि विदेशी हमारे ज्ञान को ही प्रयोग में लाते हैं। खैर, इस विषय पर ज्यादा बहस न करते हुए तुम लोगों को एक घटना सुनाता हूं। घटना का नाम सुनते ही हम दोनों बिल्कुल तन कर बैठ गए, क्योंकि समझ में आ गया था कि अब तारानाथ अपने रंग में आ रहे हैं और कोई एक बहुत अच्छी सी कहानी हमारे सामने आने वाली। तब तक 4 नाश्ते की प्लेट और चाय हमारे सामने दे गई। चाय की चुस्कियां और सिगरेट के कश लेते हुए तारानाथ की आंखें जैसे अतीत के धुंधलके को हटाने लगी थी। ये बात मेरी शादी से कुछ समय पहले की होगी। मैं उस समय श्रीवंती गांव में था। अब तुम सब तो जानते ही हो, जहां भी मैं जाता हूं वहां पर कुछ ना कुछ घटनाएं अवश्य होती हैं और धीरे से मेरी प्रसिद्धि भी फैल जाती है। ऐसे में श्रीवंती के जमींदार के यहाँ एक दिन एक नवयुवक ही कहूंगा, 28-30 साल का था वो, बिखरे बाल, घबराया हुआ सा प्रकट हुआ। जो घटना उसने बताई उसे सुनकर मैं भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसने बताया कि वो और वीरसेन, नाम शायद उसका उदय सेन था, दोनों भाई थे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो जायदाद थी उसे उन्होंने आधा आधा बांट लिया। उदय सेन ने उससे लकड़ी का व्यापार शुरू किया, जबकि वीरसेन ने होटल व्यवसाय में पैसा लगाया और कमाया भी बहुत। जबकि उदय सेन की कमाई थोड़ी कम ही थी, परंतु फिर भी दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था और इस प्रेम का मूल कारण था उदय सेन का बेटा, जो देखने में बहुत ही प्यारा सा था। अतः उसके चाचा वीरसेन भी उसे बहुत प्यार करते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वीरसेन जब भी उदय सेन के घर अपने भतीजे से मिलने आता तो उससे एक बात अवश्य कहता, सुन रहे बेटा, बड़ा होकर तू भी मेरे होटल व्यवसाय में ही आना। तेरे पापा के बिजनेस में ज्यादा कमाई नहीं है, समझा? तेरे सामने से बंद कर देंगे और चाचा भतीजा मिलकर होटल का बिजनेस करेंगे। उदय सेन इसे सुनकर मुस्कुराकर रह जाता था।
उदय सेन ने अपनी सारी कमाई से एक नया घर खरीदा था। शांत पहाड़ी अंचल में घर काफी सुंदर था। वैसे भी इस इलाके में जंगल ज्यादा थे तो उसका काम यहीं अच्छे से चल सकता था, परंतु उसे क्या पता था कि जिस घर को वो इतने शौक से खरीद रहा है वही घर उसके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। घर वैसे काफी सुंदर था, गांव के बीचों बीच में ही था। खरीदने से पहले उसने लोगों से काफी पूछताछ भी की थी, तो किसी भी तरह का कोई अवगुण उस घर में उसे सुनाई नहीं दिया था। घर के मालिक ने भी घर की काफी तारीफ करते हुए वैसे बेचा था, परंतु घर में रहते हुए अचानक ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उदय सिंह की पत्नी अक्सर शिकायत करती थी कि जब भी वो घर में रहती है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। विशेषकर संध्या ढलने के बाद। शुरू में उदय सेन ने सोचा नए माहौल में शायद पत्नी को एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, परंतु धीरे धीरे उसे भी इस बात का एहसास होने लगा कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। और ये बात अब पूरी तरह से प्रकट हो गई जब वीर सेन उनके इस नए घर को देखने और कुछ समय तक उनके साथ रहने के लिए आया। एक रात बहुत तेज आंधी चल रही थी। अचानक ही वीर सेन बोल पड़ा, भैया इस घर में कुछ गड़बड़ है क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? उदय सेन ने पूछा। देख नहीं रहे भैया, बाहर चक्रवाती आंधी आई है। ये छोटा सा पहाड़ी अंचल है, यहां पर इस तरह की चक्रवाती आंधी कभी नहीं आती होगी। इस तरह की आंधी आने का बहुत बुरा कारण होता है। आप माने न माने, मुझे तो लगता है यहां पर कोई अतृप्त आत्मा का वास है, परंतु उन्हें क्या पता था ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत भर थी। अगले दिन शाम को उदय सेन बैठकर कुछ हिसाब किताब कर रहा था। वीर सेन अपने भतीजे को लेकर खिला रहा था। उदय सेन की पत्नी रसोई में बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। अचानक कुछ समय के लिए वो रसोई से बाहर निकली। बच्चे को खिलाते खिलाते वीर सेन ने देखा कि उसकी भाभी रसोई में गई है। ऐसा लगा एक परछाई से रसोई में प्रविष्ट हुई। कैसी लग रही है दोस्तों कहानी? आशा करता हूं बहुत दिन बाद फिर से आपको डराने में समर्थ हुआऊंगा। तो क्विज का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्विज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आंगन में जो पेड़ था वो किस चीज का था। पर कुछ देर बाद जब उसने देखा कि उसकी भाभी फिर रसोई में जा रही है तो उसने आवाज लगाते हुए पूछा, भाभी अभी आप रसोई से बाहर गई थी ना? हाँ। उसके बाद फिर रसोई में आई थी? नहीं तो, मैं तो अभी आ रही हूँ। कहते कहते दूध गर्म करके वो बच्चे के लिए लेके आने लगी। अचानक ही वीर सेन ने उसके हाथ से दूध का गिलास ले लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? और उसे वो सूंघने लगा। सूंघते ही उसके जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ही बच्चे को जमीन में रखकर रसोई की तरफ दौड़ लगा दी। और जब वो लौटा तो उसका चेहरा डर से थमथमाया हुआ था। भाभी तुरंत ही सारा दूध फेंक दो। ये तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। देखो मुझे क्या मिला। उसके हाथों में एक कीटनाशक की बोतल थी। अपने भाई को उसे दिखाते हुए उसने कहा, भाई दूध में कीटनाशक मिलाया गया है। क्या? ये क्या कर रहे हो? पर मैंने तो अपने घर में ऐसी चीजें कभी नहीं रखी। बच्चे को होते मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? भाभी ये तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, जब तुम बाहर निकली थी मैंने एक परछाई से रसोई में घुसती देखी थी। मुझे लगता है वही। इस घर में कुछ तो है जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही सामान्य बीत गए। एक दिन अचानक वीर सिंह बोल पड़ा, भैया यहाँ आसपास लोमड़ी या लकड़बग्घे हैं क्या? कैसी बात कर रहे हो? ये गांव शहर के काफी पास है। आजकल जंगल में ऐसी चीजें कहाँ हैं? पर मैंने कल रात को
कुछ आवाजें सुनी थी। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अचानक वीर सिंह बोल पड़ा, वो सुनिए सुनिए, आवाज आ रही है। कहाँ? वो सभी दौड़कर खिड़की के पास गए। सुनिए, पास ही कहीं पे है। टॉर्च की रोशनी बाहर डालकर वो देखने लगे। तभी अचानक बच्चे की रोने की आवाज से सबकी तंद्रा टूटी और मुड़कर उन्होंने जो देखा उसे देखते ही उन सबके हाथ पांव फूल गए। सामने बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था और उसकी गर्दन पर लाल निशान था, जैसे जैसे गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की गई है। परंतु सब जब खिड़की के पास थे और बाहर का दरवाजा बंद था, फिर ये सब कैसे हो सकता है? उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या करना चाहिए इस पर वे विचार ही कर रहे थे कि अगली रात आई, जो बहुत ही भयानक और डरावनी थी। रात में सब गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक हल्की सी आवाज से उदय सिंह की नींद टूट गई। उसने आंखें खोलकर देखा, एक अजीब सी जटायुक्त चीज खिड़की से जैसे सरसराकर बाहर को चली गई। उसने तुरंत ही उठकर कमरे की लाइट जलाई। तब तक बच्चा भी जागकर रो रहा था। उदय सिंह की पत्नी भी जाग उठी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वीर सिंह भी पास के कमरे से आ गया। परंतु किसी को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या था। पर इसके बाद हर रात उनकी डर में बीतने लगी। उदय सिंह ने घर बेचकर कहीं जाने का विचार भी कर लिया था। पर तभी अगली रात उससे भी भयानक घटना हो गई। रात में अचानक किसी के चीखने की आवाज से उदय सिंह और उसकी पत्नी जाग उठे। बाहर की चीख की आवाज सुनकर जब उन्होंने बाहर टॉर्च की रोशनी डाली तो सामने का दृश्य अत्यंत भयंकर था। आंगन में लगे महुआ के पेड़ पर एक नुकीली डाल थी। उस डाल में वीर सिंह का शरीर बिधा हुआ लटक रहा था। उसके प्राण उड़ चुके थे और शरीर से खून टपकता हुआ जमीन पर गिर रहा था। इसे देखकर तो उदय सिंह की पत्नी चक्कर खाकर जमीन पर ही गिर पड़ी। किसी तरह से पत्नी और बच्चे को संभालकर वो सभी बाहर आए और तुरंत ही पुलिस को फोन किया। तब किसी ने मेरे उस गांव में होने का पता उसे बताया था। वो उसी हाल में पागलों की तरह दौड़ता हुआ जमींदार के घर मेरी मदद लेने आया। मैंने जब सारी बात सुनी तो उसके साथ उसके घर को गया। तब तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी। लगभग एक दिन तक तो पुलिस की प्रक्रिया, पोस्टमार्टम और शवदाह वगैरह होता रहा। परंतु इसके बाद मैंने उस घर की तफ्तीश शुरू की। तुम लोगों को पता है, अगर कहीं पर भी कोई अदृश्य चीजें होती है तो मुझे मां मधुर सुंदरी देवी की कृपा से पहले से पता चल जाता है। परंतु आश्चर्यजनक तौर पर उस घर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर की काफी बार तलाशी लेने के बाद अचानक उस पेड़ के पास पहुंचकर मैं चौंक पड़ा। बहुत हल्का सा स्पंदन महसूस हो रहा था। हो न हो इस पेड़ की जड़ के अंदर ही कुछ है, और ये बात सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है, उस घर का पुराना मालिक। मैंने उदय सिंह से कहकर उस पुराने मालिक से मिलने की व्यवस्था कराई। वो शहर में रहता था, काफी धनी व्यक्ति था। उसके बच्चे शहर में बहुत बड़े व्यापार में लिप्त थे। हमारी काफी आओ भगत हुई उसके घर में।
परंतु उस बूढ़े को देखकर मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि उसका एक कान कटा हुआ था। गांव वालों को पूछने पर पता चला था उसे कनकटा हनुमंत दास के नाम से जाना जाता है। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, पर अब इस नाम पर कोई भी आश्चर्य नहीं था मुझे। हम लोगों को देखकर ही बोला, हाँ साहब, आप लोगों का स्वागत है मेरे घर में। देखिए, आप उस घर के विषय में जो कुछ भी छुपा रहे हैं हमसे स्पष्ट बताइए। आपको पता है ये परिवार कितनी तकलीफों में जी रहा है। देखिए, आप लोगों से कुछ छुपाकर मुझे कोई लाभ होगा नहीं। मैं इनका नुकसान क्यों करना चाहूंगा? मैं वैसा व्यक्ति नहीं जिसको पैसे का लालच हो। अगर सच में उस घर में कुछ होता तो मैं इन्हें कभी बेचता ही नहीं। परंतु आपको पता है उस पेड़ ने इनके भाई की जान ली है, और जहां तक मेरा तंत्र ज्ञान कहता है उस पेड़ में कुछ ना कुछ तो है। क्या कह रहे हैं साहब? नहीं 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 नहीं, वो पेड़ कभी किसी की जान नहीं ले सकता, और वो मारने वाला नहीं, रक्षा करने वाला है। मगर वो पेड़ वहां कैसे आया? इसके पीछे कुछ ना कुछ घटना अवश्य है। हाँ, घटना तो है, और वह मैं आपको बता सकता हूं। साहब, मैं स्वभाव से एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूं। पहले मैं माली का काम करता था। शहर में जज साहब के पास मेरा काम था। जज साहब एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उनके फैसलों की वजह से कानून पर लोगों का विश्वास बना रहता था। परंतु जानते ही है, जब कोई इंसान सच्चे फैसले करता है तो उसके बहुत से दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे ही कालू सान्याल था। बाप बेटे दोनों ही स्वभाव से बहुत बुरे इंसान थे। उसके पिता को जज साहब ने फांसी की सजा दी थी। कालू सान्याल जज साहब से तब से बैर रखता था। जज साहब की 3 बेटियां थी, परी की तरह सुंदर। बेटे की चाहत में 3 बेटियां हो गई थी। एक बार राखी के समय तीनों बेटियां मां के पास जाकर रोने लगी कि उनका कोई भाई क्यों नहीं है। सब अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, वो किसे बांधे। मां ने बेटियों का मन बहलाने के लिए एक पेड़ आंगन में लगाया था और उनसे कहा, यही तुम्हारा भाई है, अब से हर साल तुम इसे राखी बांधा करो। बच्चियां इस बात पर बहुत खुश हुई। पेड़ को राखी बांध के उनका मन बहुत प्रसन्न था। परंतु किसे पता था कि राखी की वो रात मौत की रात बन जाएगी। उस रात कालू सान्याल अपने दल बल सहित उस घर पर हमला कर बैठा। जज साहब से बदला लेना ही उसका लक्ष्य था। उसके आदमियों ने चाकू और तलवारों से जज साहब और उनकी बीवी के शरीर को बेच डाला था। इससे ही कालू सान्याल का प्रतिशोध खत्म नहीं हुआ तो उनकी मासूम तीनों बेटियों की भी हत्या कर दी। और तुम उस वक्त कहाँ थे? मैं भी वहीं था साहब। तब मैं जवान था। मैंने उनसे लड़ने की भरसक कोशिश की और उसी का इनाम मेरा ये कटा हुआ कान तो आप देख ही रहे। ओह हाँ, उस लड़ाई में मुझे अपने कानों की आहुति देनी पड़ी, मगर फिर भी मैं मालिक के परिवार को बचा न सका। किसी तरह से उसी हाल में थाने पहुंचकर मैंने रिपोर्ट लिखाई और फिर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो पता चला जज साहब तो बच गए हैं, परंतु उनकी बीवी और बेटियां इस दुनिया से चली गई। जज साहब ने बाद में मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा मैं शहर चला जाऊं, वहां काम धंधा करो, शादी ब्याह करो, अपना जीवन बसाओ। उनका जीवन खत्म हो चुका है, वो सब कुछ बेच बाच के कहीं चले जाएंगे। इसके कुछ सालों बाद ही पता चला जज साहब पागल हो गए थे। पत्नी और बेटियों के दुख में बेचारे। मैं वहां से आने लगा तो मैंने उस छोटे पेड़ को
अपने साथ ले लिया था, जिसे मैंने इस घर के आंगन में लगा दिया। समय के साथ आज वो हिष्ट पुष्ट होकर उस घर में और घर को छाया और सुगंध से भरे रहता है। आप उसी पेड़ की बात कर रहे हैं साहब। वो पेड़ किसी भी हद से किसी दुष्ट आत्मा के साए में नहीं हो सकता है। मेरी माने तो वो बहुत पवित्र पेड़ है। जब मैं शहर में बस गया तो मैंने सोचा था कि वो घर मैं स्वास्थ्य ठीक करने के लिए घूमने आने वाले लोगों को किराया दूंगा, परंतु उदय जी जब मिल गए तो मैंने उन्हें बेच ही दिया। मेरा कोई खराब लक्ष्य नहीं था उस घर को बेचने से साहब। सारी घटना सुनकर हमें दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि एक बार फिर से हम शून्य में खड़े थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, प्रेत हवन का। प्रेत हवन? वो क्या होता है? बहुत देर बाद विभूति बोल पड़ा था। प्रेत हवन, जिसे तुम लोग अपनी भाषा में ब्लैंक चेक कहते हो, वैसे ही तंत्र में प्रेत हवन किया जाता है। एक बहुत बड़े से कमरे में ढेर सारे देसी घी के दिए जलाकर आत्मा का आवाहन किया जाता है। उसके बाद सारे दिए बुझा दिए जाते हैं। कमरे में अगर घी की खुशबू भरी हुई हो तो इसका मतलब है प्रक्रिया सफल हुई। दिए जलाकर फिर से आत्मा का आवाहन करना होता है, और तब तक करना होता है जब सारे दिए बुझाने पर कमरे में एक बूंद घी की खुशबू भी ना आए। सोचो कितना आश्चर्य, इतने सारे देसी घी के दिए एक साथ जले और बुझने पर थोड़ी सी भी खुशबू ना रहे। और ऐसी हालात का तात्पर्य है उस कमरे में कोई प्रेत उपस्थित है। मरने के बाद इंसान झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए प्रेत को बुलाकर ही समस्या का समाधान हो सकता था, और मैंने किया भी। और जब वीरेंद्र प्रताप की आत्मा वहां उपस्थित हुई तो उसने जो कुछ बताया सुनकर सबके होश उड़ गए। वास्तव में इन सारी घटनाओं के पीछे स्वयं वीरेंद्र प्रताप और उसका लालच था। वो अपने भाई को अपने व्यापार के विषय में जो कुछ बताता था, वास्तव में सब कुछ उल्टा था। उसका व्यापार बहुत घाटे में चल रहा था, इसलिए उसने योजना बनाई कि भाई के परिवार को खत्म कर उसकी जायदाद पर कब्जा कर लेगा। परंतु ऐसा वो सीधा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका भाई एक प्रसिद्ध व्यापारी था। ऐसे में अगर उसकी हत्या करता तो खुद फंस जाता। इसलिए उसने मन बनाया कि भाई भाभी के इकलौते सहारे अर्थात अपने भतीजे को रास्ते से हटा देगा। पुत्र शोक में भाई भाभी खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, फिर सारी जायदाद उसकी। और इसके लिए वो सारी घटनाएं धीरे धीरे कर रहा था। उस दिन रसोई में कोई भी नहीं गया था, अपितु जब वो खुद रसोई में गया था तब उसने खुद दूध में अपने हाथों से कीटनाशक मिलाया था, और फिर लाकर भाई भाभी को एक कहानी सुना दी ताकि वो उनका विश्वास जीत सके। कल को जब वो बच्चे को मारे तो भाई भाभी ये बात जरूर कहें कि वो बेहद प्यार करता था उससे, वो मार ही नहीं सकता उसे। दूसरी बार लोमड़ी लकड़बग्घे की झूठी कहानी सुनकर उनको खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त किया और बच्चे के गले में लिपस्टिक से लाल दाग लगा दिया, जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता था कि उसका गला दबाया गया हो। परंतु उस रात सोते हुए बच्चे को मारने वह स्वयं कमरे में पहुंचा था, और उसी रात हुई थी वो आश्चर्यजनक घटना। अचानक न जाने कहां से पत्तों से भरी एक पेड़ की डंगाल खिड़की से प्रविष्ट हुई और उसके हाथों में लिपट गई थी। खुद को
छुड़ाने की भरसक कोशिश करके वहां से भागा था वो। और उस वक्त जब उदय प्रताप उठा तो खिड़की से बाहर जाते हुए जटाओं युक्त उसने उस पेड़ की डंगाल को देखा था। इसके बाद जब वो चाकू लेकर बच्चे को मारने आया तभी हुई थी वो भयानक घटना, जिसमें पेड़ की डंगाल ने उसे घर से बाहर घसीटकर हवा में उछाला और फिर उसका शरीर उस नुकीली डाल पे पड़कर उसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। हालांकि लोगों के लिए और तुम्हारे लिए भी एक आश्चर्यजनक घटना होगी कि एक निर्जीव पेड़ इस तरह से कैसे कर सकता है, परंतु मेरे लिए इस बात में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि निर्जीव चीजों में भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। उस दिन उन बच्चियों की प्रेम भरी याचना ने उस पौधे में भी जीवन का संचार किया, परंतु उस वक्त वो छोटा था, बच्चियों की रक्षा नहीं कर पाया था। समय के साथ साथ अब वो हृष्ट पुष्ट हो चुका था और अब उसके सामने दोबारा किसी बच्चे पर अत्याचार हो, ये उसे किसी हाल में सहन नहीं था और उसने इस परिवार की रक्षा ही की थी। सारी घटना सुनकर उदय प्रताप और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद से सालों तक वो उस घर में रहे और सच कहूं तो वो पेड़ अब उनके लिए डर का कारण नहीं, अभी तो एक रक्षक, एक आशीर्वाद बन गया था। तो समझ में आया इस तरह से किसी भी निर्जीव वस्तु पर भी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। घटना समाप्त होने के बाद हम दोनों वापस आ रहे थे और विभूति का चेहरा बता रहा था कि उसे इस कहानी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप कुछ के क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। याद रखिए, जिसका ना जवाब पहले मिलेगा उसे इनाम मिलेगा, और अगर एक से ज्यादा लोगों के जवाब एक ही समय पर आए तो लॉटरी सिस्टम होगा। मगर हाँ, याद रखिए, जवाब आपको एक खास फॉर्मेट में देना है, अदरवाइज आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो मैसेज में लिखिए आपका नाम, आपका शहर और सवाल का जवाब। जो इस फॉर्मेट में भेजेंगे केवल उनको ही लॉटरी में शामिल किया जाएगा। तो इंतजार किस बात